So hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing good. So आज इस वीडियो में जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 9 एंड साथ में जो चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। सो आज हम लोग दो चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट और एक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय बाजार। तो ये दो चैप्टर हैं जिनका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और इसके रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 तक इससे पहले चैप्टर 8 तक के जितने भी चैप्टर थे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। जो उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज इस चैप्टर में चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 को कवर करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 12 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन दो चैप्टर का रिवीजन करके हम अपने बिजनेस स्टडीज़ को भी खत्म करेंगे। देन आफ्टर हम लोग हमारे अकाउंट सेक्शन पे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग एमसीक्यू, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको कवर करेंगे। फिर अगले दिन आपको परसों यानी कि बात की जाए तो आपको वीडियो मिलेगी चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 की, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। देन उसके अगले दिन आपको वीडियो मिलेगी आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो उससे आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और फाइनेंशियल मार्केट को रिवीजन करते हैं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट चीज़ आता है कि एक्चुअल में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो टर्म दिया है उसका मतलब होता क्या है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन। आप सब लोग के पास कुछ पैसे रहते होंगे, आप लोग के पास अगर 10 रुपये भी है तो आप उसका मैनेजमेंट करते होंगे कि हमें 2 रुपये यहाँ खर्च करने हैं, 3 रुपये यहाँ खर्च करने हैं, 1 रुपये वो खरीदना है, 2 रुपये की पेंसिल खरीदनी है, 3 रुपये की कॉफ़ी पीनी है, 2 रुपये की मूवी टिकट कटानी है, जो भी करना है XYZ, जो भी चीज़ें करनी है। तो आपके पास अगर 100 रुपये भी रहता है तो भी आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इससे कैसे ऐसा इसको किस जगह ऐसा खर्च किया जाए जिससे हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इससे प्राप्त हो जाए। ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ 2 रुपये की हम पेंसिल खरीद लेंगे, ये तो कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा कि मेरे पास एक पेंसिल हो जाएगी, या 2 रुपये की हम कॉफ़ी पी लेंगे, या 500 की मूवी टिकट कटा लेंगे, या उसके साथ घूमने चले जाएंगे, इसके साथ यहाँ चले जाएंगे। सारी चीज़ें आप लोग सोचे होंगे। अगर आपके पास 10 रुपये रहता है तो भी आप मैनेजमेंट करते हो, प्रबंधन करते हो, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है। और अगर आपके पास 40 रुपये रहे, 100 रुपये रहे, या पूरी आपके पास कंपनी ही रहे तो भी आप वित्तीय मैनेजमेंट करेंगे यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, वित्तीय प्रबंधन करेंगे। तो बेसिकली पैसों का सही ढंग से प्रबंधन करना यानी कि मैनेजमेंट करना, कहाँ खर्च करना है, कहाँ से लाना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसी का पूरा लेखा जोखा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन ओवरऑल शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी। अब इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्या है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, देखिए पहली बात क्या लिखी है, रेफर टू इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, efficient utilization of finance and efficient distribution of disposal of surplus of smooth and working company। यानी कि जो सरप्लस आ रहा है उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिससे हमारी कंपनी जो है वो स्मूथली मूव करे, और इफिशिएंट यूज़ किया जाए जिससे हमें मैक्सिमम आउटकम मिल जाए। जो हमने पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, और जो सरप्लस आ रहा है उसको कंपनी में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए ताकि हमारी कंपनी स्मूथली रन कर सके। तो ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपकी डेफिनेशन हुई। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसको देख लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बढ़े, ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है किस चीज़ का, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि अगर हम 10 रुपये यहाँ खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ में तो इससे हमें कितना प्रॉफिट कमाएंगे, सारी चीज़ें आप सोचेंगे ना कि अगर हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कितना रुपए हम इससे कमा सकते हैं। तो पहली बात आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यानी कि जितना पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश व्हेन इट रिक्वायर्ड, तो आप अपने पास कैश भी रखेंगे यानी कि मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी मतलब लिक्विड कैश आपके पास कितना है वो भी आप रखने की कोशिश करते हैं कंपनी में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर, तो आपके क्रेडिटर के साथ जो फाइनेंशियल
कमिटमेंट है उसको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स थे किस चीज़ के, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग, अब एक टर्म आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल, यानी कि आपके पास जितना पैसा है उसमें से कितना खर्च करना है और कहाँ पे खर्च करना है, ये सारी चीज़ें आपका क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि एडवांस में डिसाइड करना कि हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है और कहाँ पे खर्च करना है, अकॉर्डिंग टू योर फंड। तो जितना आपका फंड है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग बनाना है इन एडवांस। आपको पहले से ही सोच के रखना है कि हमें कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है। तो यही आपका कहलाता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देखते हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये क्या इंश्योर करेगा कि आपके पास फंड अवेलेबल रहे जब आपको उसकी अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके पास, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, आपने जितना पैसा था सब उड़ा के कैश कर दिए, पूरा पैसे को हवा में रद्दी बना के उड़ा दिए, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको पैसे की कई ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा। तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये आपकी इंश्योर करता है कि आपके पास पैसा रहे जब आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू सी दैट फर्म डज नॉट राइज रिसोर्स अननेसेसरी, तो फर्म अपने रिसोर्स अननेसेसरी न बढ़ाए, ये भी देखने का काम करता है कौन, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इट हेल्प इन कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड, तो ये आपका ऑप्टिमम फंड को कलेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मोस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने का काम करता है कौन, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। इट हेल्प इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट, तो राइट प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने का काम करता है कौन, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। इट हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, तो आपके फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में भी हेल्प करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो आपको जो बिजनेस में अचानक से लॉस हो रहा है या कोई घाटा आ रहा है तो आप उससे उभरने के लिए आप पहले से ही रेडी रहते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी हद तक आपके लिए यूजफुल रहती है। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। इट लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर, तो ये आपके प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर देता है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, तो आपके इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को भी लिंक करने का काम करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है कि कहाँ से का पैसा लेना है, कहाँ पे खर्च करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें करनी है, वो आपका फाइनेंशियल डिसीजन होता है। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजट डिसीजन जिसको हम लोग कहते हैं। सेकंड आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। अब फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो आपके तीनों जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो फैक्टर जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है वो क्या क्या है, आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट है, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका कैश फ्लो कितना है ये भी अफेक्ट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका जो एक फैक्टर है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है। आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है वो भी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो ओनर्स फंड इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, ये जो फैक्टर है ये भी आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। सेकंड जो है आपका बोरोड फंड, तो बोरोड फंड जो है वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ आपके बोरोड फंड के वो दिए हैं, इलस्ट्रेशन दिए, उसको देख लीजिए। कॉस्ट है, रिस्क है, कैश फ्लो है, कंट्रोल कंसिडरेशन है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं। तो अर्निंग है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, कैश फ्लो पोजीशन है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, टैक्सेशन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिस्टेंट है, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको कैश फ्लो पोजीशन दे देगा, कहेगा ये कौन से फैक्टर है और ये किस डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा एंड सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो किसके फैक्टर्स हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज इक्वल टू डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट इक्विटी क्या है? सो मोर डेप्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग एंड ओनली व्हेन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी देयरफॉर आरओआई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपका रेट ऑफ एक सेकेंड, हाँ, सो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप डेप्ट जो रहेगा वो भी आपका ज़्यादा रहेगा। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो आपका जो डेप्ट है वो भी कम रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट मीन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, जो ये इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए कि फैक्टर जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। कैश फ्लो पोजीशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कैश ऑफ डेप्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, टैक्स रेट है, कंट्रोल है, रिस्क है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। तो ये सब कुछ आपके फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो किसका फैक्टर है और किसको अफेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लक्चुएट करते हैं। अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फॉर लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स एसेट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट आपका किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फिर यहाँ पे भी फैक्टर जो आपका अफेक्ट कर रहा है किसको? आपके एक सेकेंड, हाँ, एक आपके फिक्स कैपिटल को जो अफेक्ट कर रहा है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, जो फैक्टर्स उसके यहाँ पे लिस्ट है उसको देख लेते हैं। सो नेचर ऑफ बिजनेस, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके उसको रिक्वायरमेंट ऑफ, एक सेकेंड, फिक्स कैपिटल को, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, डिफरेंशिएशन, लीजनिंग फैसिलिटी, कोलैबोरेशन। तो ये सब जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं आपके किसके? आपके फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वहाँ इसकी लिस्ट है, इसको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, सीजनल फैक्टर, ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, इन्फ्लेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स। तो ये सारे कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो आपके किसको अफेक्ट करते हैं? आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है? वर्किंग कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका फिक्स कैपिटल है वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो जो जो फैक्टर जिसको जिसको अफेक्ट कर रहे हैं वही आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कौन से फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं, इतना देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वो मैं आपको एमसीक्यू सीरीज में वो सारी चीज़ें आपको करा के खत्म कर दूंगा। सो अब आपका वर्किंग कैपिटल, एक चीज़ याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 हमारा है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज द लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट क्या लिंक करता है? आपका सेवर से बोरोवर तक का लिंक करता है, यानी कि जिसको पैसा चाहिए और जो पैसा देना चाहता है उसको लिंक करने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका फाइनेंशियल मार्केट, जो कि हमारा सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ें जो आप लोग जानते हैं वो आपका फाइनेंशियल मार्केट ही है। द मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम द दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु हैव नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उस तक पहुंचाता है। किसका पैसा पहुंचाता है? जिसके पास सरप्लस पैसा रहता है, अत्यधिक पैसा रहता है। फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म फंड के लिए रहता है, एक होता है कैपिटल मार्केट यानी कि लॉन्ग टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए रहता है। कैपिटल मार्केट आर ऑफ टू टाइप्स। कैपिटल मार्केट जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग था वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट होता है, एक होता है सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट ना आप जहाँ पे न्यू शेयर इशू किए जाते हैं वो आपका प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पे आपका जो पहले से शेयर इशू हो चुके हैं उसको ही दोबारा बेचा जाता है, वो होता है आपका सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट की डिफिनेशन दी आप देख लीजिए। द सेकेंडरी मार्केट इज दैट मार्केट फॉर द सेल ऑफ पर्पज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। यहाँ पे जहाँ पे प्रीवियसली इशू जो हो चुकी हैं सिक्योरिटी उन्हीं का रीसेल किया जाता है। कहाँ पे? आपके सेकेंडरी मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ असल्टिंग, regulating and controlling of business and buying and selling and dealing in securities. So securities and
के बारे में बाइंग सेलिंग जो भी होता है रेगुलेट करने की जो काम करती है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट, तो आपका जो फंक्शंस होते हैं किसके, स्टॉक एक्सचेंज के, उसको यहाँ पे दिया है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट। एक ने इकोनॉमिक बैरोमीटर है आपका, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी डिटरमाइन करता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन ये भी डिटरमाइन करता है, किसका फंक्शन रहता है आपके स्टॉक एक्सचेंज का। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, स्प्रेडिंग द इक्विडिटी कल्ट। तो ये सब कुछ आपके फंक्शंस हैं किसके, आपके स्टॉक मार्केट के। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक मार्केट, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ये कुछ प्रोसीजर है जो आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के प्रोसीजर है, उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इंडिसीज है, डिमेटेरियलाइजेशन है, सेबी के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको भी आप लोग रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, बाकी मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए सेबी का, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेबी कब आया था ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेबी के फंक्शंस देख लीजिए, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो सेबी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने का काम करता है कौन, सेबी। टू प्रिवेंट फ्रॉडेंट एंड बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेटरी ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, तो ये किसी भी तरह को फ्रॉड होने से रोकने का भी काम करती है कौन, सेबी। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट करने का काम भी किसका होता है, सेबी का, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फंक्शंस क्या क्या हैं उसको देख लीजिए, एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, बात की जाए आगे आगे रेगुलेटरी फंक्शन है। तो ये कुछ आपके फंक्शंस हैं किस चीज़ के, आपके सेबी के। इसके जो सब पार्ट्स हैं उसका आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट आपके आता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का, इसको हम लोग देखने की समझने की कोशिश करते हैं। सो प्राइमरी मार्केट क्या है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपके प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटी सेल होती हैं, नए शेयर सेल होते हैं, आपके सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल होती हैं। सिक्योरिटी आपके प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी द्वारा दिया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में आपको ब्रोकर्स द्वारा दिया जाता है। लोकेशन आपका कोई जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं है, आपके सेकेंडरी मार्केट का जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स रहता है। एंट्री, ऑल कंपनी कैन एंटर एंड राइज कैपिटल, तो आपके प्राइमरी मार्केट में कई सारी जो कंपनियां हैं वो एंटर कर सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में लिमिटेड कंपनियां ही एंटर कर सकती हैं। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, तो इसमें जो मैनेजमेंट का प्राइस रहता है वो सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजमेंट रहता है वही फिक्स किया रहता है। लेकिन आपकी सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए प्राइस फिक्स होता है, फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफ्रेंशिएट है, तो पार्टिसिपेंट को देखते हैं। तो पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर एंड रिटेलर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। तो पार्टिसिपेंट कौन कौन रहता है, बैंक रहता है, इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहते हैं, फॉरेन बैंक रहते हैं, तो वो सब इसके पार्टिसिपेंट रहते हैं किसके, आपके कैपिटल मार्केट के। मनी मार्केट का कौन पार्टिसिपेंट रहता है, मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड प्राइवेट कंपनी। देखिए इंस्टीट्यूशनल बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ओनली, ये आपके मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। बात की जाए ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन कैपिटल मार्केट डिटेल इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो आपका जो कैपिटल मार्केट रहता है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के ही डील करता है, उसकी ही डील करता है। लेकिन जो मनी मार्केट रहता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के बारे में ज़्यादा डील करता है और उसकी मैक्सिमम पीरियड कितनी रहती है, 1 ईयर की रहती है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रहते हैं आपके कैपिटल मार्केट में, इक्विटी शेयर रहता है, प्रेफरेंस शेयर रहता है और बॉन्ड्स रहते हैं। वाइल अगर मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो आपका ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके मनी मार्केट में आते हैं। लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी आपके जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे काफ़ी कम रहती है, लेकिन जो लिक्विडिटी है आपके मनी मार्केट में वो काफ़ी ऊपर रहती है रेदर देन आपके मनी मार्केट की बात की जाए तो, अरे सॉरी कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो। और रिस्क की बात की जाए तो आपका जो कैपिटल मार्केट है उसमें कई ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन जो आपका मनी मार्केट रहता है उसमें लेस रिस्क रहता है। रिटर्न की बात की जाए तो आपका कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन आपका जो मनी मार्केट रहता है उसमें कम रिटर्न मिलता है।
और रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इट इज़ फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपका कैपिटल मार्केट यूज़ किया जाता है। बाकी इट इज़ और ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, और फिक्स कैपिटल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके कैपिटल मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। और मनी मार्केट को किस के लिए यूज़ किया जाता है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे, जहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। एंड आई होप आपको इस चैप्टर से बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।